Business Adventures, 12 Classic Tales from the World of Wall Street. Book by John Brooks. Introduction. क्या आप जानते हैं ज़ेरॉक्स कंपनी कैसे शुरू हुई थी? कैसे स्टॉक में प्राइस अप एंड डाउन होते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग क्या चीज़ है? 1950 के टाइम में फोर्ड मोटर्स फ्लॉप हो गई थी, ये बात क्या आपको मालूम है? क्या आपको जनरल इलेक्ट्रिक के स्कैम के बारे में पता है? अगर आप ये सब नहीं जानते थे तो इस बुक से जान जाएंगे। इसके ऑथर जॉन ब्रुक्स काफ़ी लंबे टाइम से एक न्यूयॉर्कर कंट्रीब्यूटर रहे हैं जिन्होंने बिजनेस और फाइनेंस में कई सारी बुक्स लिखी है। ये बुक सबसे पहले 1969 में पब्लिश हुई थी। बिल गेट्स ने कहा था कि जितनी भी बुक्स उन्होंने आज तक पढ़ी है उनमें बिजनेस एडवेंचर्स अब तक की बेस्ट बुक है। ज़ेरॉक्स इतनी सक्सेसफुल हुई कि कॉपी करने का दूसरा नाम ही ज़ेरॉक्स बन गया था। ज़ेरॉक्स ने 19वीं सेंचुरी के बिजनेस ट्रेंड को पूरी तरह अप्लाई किया था। एक फैमिली ने इस कंपनी को शुरू किया था, ये एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट था, स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किलें फेस की, कंपनी का नाम क्लासिकल ग्रीक टाइप रखा गया और फिर कंपनी ने मार्केट में धूम मचा दी। लेकिन जो चीज़ ज़ेरॉक्स को औरों से हटकर बनाती है वो है उसकी कमिटमेंट, उसकी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1880 में अगर किसी लॉयर या बिजनेसमैन को किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए होती थी तो उसका क्लर्क हाथ से लिखकर कई सारी कॉपीज तैयार करता था। फिर 1950 में टाइपराइटर्स और कार्बन पेपर आया। ऑफिस एम्प्लॉयीज कार्बन पेपर रख के कॉपी कर लेते थे या टाइपराइटर से कॉपीज तैयार कर लेते थे। वैसे 1950 में 3 कॉपी मशीन मार्केट में रिलीज हुई थी, थर्मोफैक्स, ऑटोस्टेट और कोडकस वेरीफैक्स, लेकिन इन सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। जैसे कोडकस वेरीफैक्स डंप कॉपीज निकालता था जिसे यूज करने से पहले ड्राई करना पड़ता था, और इसमें एक स्पेशल पेपर ही यूज होता था जो कंपनी ही सप्लाई करती थी। फिर ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन ने कॉपी मशीन की दुनिया में एक ब्रेक थ्रू किया, अपने टाइम की सबसे बढ़िया और रिलायबल कॉपी मशीन बनाकर। ये मशीन जीरोग्राफी के प्रोसेस से परमानेंट गुड क्वालिटी की ड्राई कॉपीज प्रोड्यूस करती थी, और वो भी ऑर्डिनरी पेपर यूज करके। 1966 में ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन की सेल्स $500 मिलियन तक पहुंच गई थी। ज़ेरॉक्स कॉर्प का नाम पहले हैलोइड कंपनी थी। इसे रोचेस्टर, न्यूयॉर्क में 1906 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। 1906 में हैलोइड सिर्फ फोटोग्राफिक पेपर बनाती थी। रोचेस्टर की बाकी दूसरी कंपनीज की तरह हैलोइड भी ईस्टमैन कोडैक की बदौलत चल रही थी। लेकिन हैलोइड कंपनी डिप्रेशन का टाइम सरवाइव कर चुकी थी। वर्ल्ड वॉर के बाद कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया था और लेबर कॉस्ट भी। हैलोइड अब कुछ नए प्रोडक्ट बनाना चाहता था। क्वींस का रहने वाला 32 साल का इन्वेंटर चेस्टर कार्लसन किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के पेटेंट डिपार्टमेंट में काम करता था। चेस्टर अपने खाली टाइम में एक ऑफिस कॉपी मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था। 1938 में जाकर वो सक्सेसफुल हुआ। इस मशीन को यूज करने पर काफ़ी स्मोक और बदबू आती थी, लेकिन ये एक पेपर से दूसरे पर 10x38 एस्टोरिया टेक्स्ट कॉपी कर लेता था। चेस्टर इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोग्राफी बोलता था, जिसमें लाइट, हीट और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूज होता था। चेस्टर अपने इस इन्वेंशन को पूरे 5 साल तक लेके घूमा। जितनी भी ऑफिस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज थी वो सब के पास गया। फाइनली 1944 में वो बटेले मेमोरियल इंस्टीट्यूट को कन्विंस करने में कामयाब हो गया। चेस्टर अपने इन्वेंशन के बदले रॉयल्टीज लेकर एक पॉसिबल सेल या लाइसेंस देने के लिए रेडी हो गया था। जोसेफ विल्सन, हैलोइड कंपनी के प्रेसिडेंट, ने इस कॉपी मशीन की पोटेंशियल देखी। हैलोइड ने चेस्टर कार्लसन के काम का फुल पेटेंट राइट ले लिया। कंपनी ने मशीन के डेवलप प्रोजेक्ट का भी कवर ले लिया था। इस कॉपी मशीन को डेवलप करने में हैलोइड को 10 साल से ज्यादा लगे और इस पर कंपनी ने $75 मिलियन खर्च किए। फंडिंग के लिए विल्सन और बाकी कंपनी एग्जीक्यूटिव्स ने कॉम्पेंसेशन के तौर पर स्टॉक लगा दिए थे। कुछ ने अपनी पर्सनल सेविंग्स लगाई और कुछ ने अपना घर भी गिरवी रख दिया था। 1958 में हैलोइड कंपनी ने अपना नाम चेंज करके इन 1958 हैलोइड ज़ेरॉक्स रखा। ये नाम एक तरह से ईस्टमैन कोडक की नकल जैसी थी, लेकिन ज़ेरॉक्स ट्रेडमार्क भी सेम वे में काफ़ी पॉपुलर हुआ।
कॉपी मशीन की रिलीज से पहले कंपनी में काफ़ी टेंशन और नर्वसनेस थी, लेकिन 1960 में आखिर ज़ेरोक्स चल पड़ी। ज़ेरोक्स कॉपी मशीन काफ़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी बनी। कंपनी के स्टॉक प्राइस आसमान छू रहे थे और जो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करता मालामाल हो जाता था। 1961 में हैलोइड ज़ेरोक्स कॉरपोरेशन बन गया। कंपनी को वर्ड ज़ेरोक्स के राइट्स लेने पड़े क्योंकि अब ये वर्ड कॉमन लैंग्वेज में काफ़ी यूज़ होने लगा था। इसका इन्वेंटर चेस्टर कार्लसन फॉर्च्यून लिस्ट ऑफ रिचेस्ट पीपल में 66वें नंबर पर आ गया था। कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी में अपना जो कुछ लगाया था वो उन्हें 1000 गुना वापस मिल गया था। ज़ेरोक्स की सक्सेस में सबसे बड़ा रोल था उनके पर्पज का, जिसे एग्जीक्यूटिव्स ज़ेरोक्स स्पिरिट बोलते थे। क्योंकि कंपनी अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉयीज और स्टॉक होल्डर्स के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी, लेकिन उससे भी बढ़कर ज़ेरोक्स के अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग थी। 1965 से लेकर 1966 तक ज़ेरोक्स ने डिफरेंट चैरिटीज और यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट $4 मिलियन डोनेट किए थे। जोसेफ विल्सन एक बड़े हम्बल और सॉफ्ट स्पोकन इंसान है जो कंपनी चलाने के साथ साथ कम्युनिटी सर्विस में भी यकीन रखते हैं। कभी कभी स्टॉक होल्डर्स कंप्लेंट करते थे कि कंपनी उनका पैसा चैरिटीज में दे रही है। यही नहीं, ज़ेरोक्स को अक्सर क्रिटिसाइज भी किया जाता था क्योंकि ये सोशल इश्यूज पर स्टैंड लेती रही है। लेकिन जोसेफ विल्सन कहते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, नीग्रो एम्प्लॉयमेंट और सिविल राइटर्स जैसे इश्यूज हमारे अपने इश्यूज है। मुझे उम्मीद है कि हम ऐसे ही हमेशा हिम्मत दिखाते रहेंगे उन इश्यूज पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए जो हमें ठीक लगते हैं, फिर चाहे लोग क्रिटिसाइज क्यों ना करें। अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। Insiders at Texas Gulf Sulfur. The Texas Gulf Sulfur Scam. इंसाइडर ट्रेडिंग का एक क्लासिक केस है। एक बड़ी मिनरल डिपॉजिट की डिस्कवरी होने के कंपनी एग्जीक्यूटिव्स ने टेक्सास के गल्फ के स्टॉक खरीदने शुरू कर दिए। यही नहीं, उन्होंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करने को बोला। एसईसी के इस पर केस फाइल करने के बाद ये मामला काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया था। टेक्सास गल्फ न्यूयॉर्क बेस्ड एक कंपनी है। सल्फर के मार्केट वैल्यू कम होने की वजह से कंपनी बाकी दूसरे मिनरल सोर्स की तलाश में थी। फिर ओंटारियो, कनाडा में कंपनी को एक माइनिंग ग्राउंड की ओनरशिप मिली और उसने वहां पर डिगिंग शुरू करवा दी। किड 55 वहां का एक पॉपुलर माइनिंग एरिया है जहां गोल्ड का काफ़ी बड़ा भंडार माना जाता है। रिचर्ड क्लेटन, टेक्सास गल्फ इंजीनियर, वो पहला आदमी था जिसने इस एरिया का सर्वे किया। वो अपनी टीम के साथ फर्स्ट टेस्ट ड्रिल होल करने पहुंचा। कंपनी जियोलॉजिस्ट केनेथ डरके भी टीम के साथ था। इन लोगों ने 3 दिन में 150 फीट गहरी खुदाई की। डरके ने मिनरल डिपॉजिट के कोर की स्टडी की। उसके बाद उसने तुरंत चीफ जियोलॉजिस्ट वाल्टर होलिक को कॉल किया। होलिक ने अपने सुपीरियर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड मोलिसन को कॉल किया। फिर मोलिसन ने अपने बॉस चार्ल्स फोगाटी को कॉल किया जो कंपनी में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और नंबर 2 मैन था। नेक्स्ट डे फोगाटी, मोलिसन और होलिक सब मिलकर साइट विजिट करने कनाडा पहुंचे। ये नवंबर का मंथ था और बर्फ पड़ रही थी। जियोलॉजिस्ट होलिक और डरके ने डिगिंग चालू रखी। 600 फीट तक खुदने के बाद ड्रिल कोर में कुछ कॉपर और जिंक कंटेंट मिला। मिनरल्स ग्राउंड के अंदर ज्यादातर वेंस की तरह बहते हैं, और अगर किसी जगह में थोड़ा सा भी मिनरल डिपॉजिट मिले तो हाई चांसेस है कि जमीन के अंदर और भी मिलेगा। फिर सवाल आता है कि उस जगह पर कितना मिनरल डिपॉजिट हो सकता है। तो टेक्सास गल्फ इंजीनियर्स ने फर्स्ट होल से कई सारे होल्स के पैटर्न्स बनाए। इन होल्स ने अर्थ को डिफरेंट एंगल्स पर हिट किया जिससे वेंस की चौड़ाई भर गई। जब ये सब चल रहा था तो सुपीरियर्स ऑलरेडी अपने मूव प्लान कर रहे थे। इंटरेस्टिंग बात है कि 12 नवंबर को फोगाटी ने टेक्सास गल्फ स्टॉक के 300 शेयर्स खरीद लिए। उसने कुछ दिनों बाद फिर इसमें 1400 और ऐड कर दिए। क्लेटोन ने भी 15 तारीख को 200 शेयर्स खरीदे और मोलिसन ने भी 100 शेयर लिए। होलिक की वाइफ ने भी 29 तारीख को 50 शेयर खरीद लिए और 10 तारीख को बाकी के और 100 शेयर ले लिए। स्प्रिंग का सीजन आया लेकिन टेक्सास गल्फ की ड्रिलिंग एक्टिविटी अभी भी चालू थी। टीम को लग रहा था कि फर्स्ट वाला होल ज्यादा डीप नहीं है। थर्ड और फोर्थ होल्स से जिंक, कॉपर और सिल्वर का काफी बड़ा मिनरल डिपॉजिट दिख रहा था। इस पॉइंट पे कैनेडियन माइनिंग सर्कल्स को इस डिस्कवरी के बारे में कुछ शक होने लगा था।
कैनेडियन न्यूज़पेपर्स ने टेक्सास गल्फ एक्टिविटी के बारे में रिपोर्ट्स छापनी शुरू कर दी। टोरंटो डेली स्टार ने लिखा कि द मैजिक वर्ड ऑन एवरी स्ट्रीट कार्नर एंड इन एवरी बार्बर शॉप इज टेक्सास गल्फ। ये न्यूज़ जल्दी ही व्हाइट हाउस तक पहुंच गए। अप्रैल 10 की बात है, प्रेसिडेंट स्टीफन्स बहुत कंसर्नड हो गए थे। उन्होंने अपने भरोसेमंद एसोसिएट्स की काउंसिल बुलाई। थॉमस लामोंट टेक्सास गल्फ के सीनियर बोर्ड मेंबर और जेपी मॉर्गन के पार्टनर थे। लामोंट ने प्रेसिडेंट को बताया कि जब तक ये फ्रेंजी कैनेडियन प्रेस में है, यू माइट बी एबल टू लिव विथ देम। लेकिन लामोंट रॉन्ग प्रूव हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम्स एंड द हेराल्ड ट्रिब्यून में टेक्सास गल्फ की स्टोरीज छपी थी। हेराल्ड ने तो ये न्यूज़ फ्रंट पेज पे कुछ इस तरह प्रिंट की थी, द बिगेस्ट और स्ट्राइक सिंस गोल्ड वाज डिस्कवर्ड मोर देन 60 years एगो इन कैनेडा। और वॉल स्ट्रीट में टेक्सास गल्फ स्टॉक के प्राइस काफ़ी हाई जा रहे थे। टेक्सास गल्फ हेडक्वार्टर्स में ऑफिसर्स ने एक प्रेस रिलीज रखी। इस प्रेस रिलीज में प्रेसिडेंट स्टीफन भी प्रेजेंट थे और टेक्सास गल्फ के नंबर 2 मेन फोगार्टी भी। कंपनी सेक्रेटरी डेविड क्रॉफोर्ड ने लिखा, टेक्सास गल्फ कंपनी के हाथ जिंक, कॉपर और सिल्वर का एक बड़ा भंडार लगा है। 7 ड्रिल होल्स बना लिए गए हैं और बॉडी एटलीस्ट 800 फीट लंबी, 300 फीट चौड़ाई वाली और 800 फीट से ज्यादा डीप है। ये एक मेजर डिस्कवरी है। प्रीलिमाइनरी डेटा से पता चलता है कि जमीन के अंदर कम से कम 25 मिलियन टन से ज्यादा और है। और उसी दिन न्यूयॉर्क में कंपनी इंजीनियर क्लेटन और सेक्रेटरी क्रॉफोर्ड अपने ब्रोकर्स को कॉल करके टेक्सास गल्फ स्टॉक्स खरीदने को बोल रहे थे। क्लेटन ने 200 शेयर्स खरीदे जबकि क्रॉफोर्ड ने 300 का ऑर्डर दिया। उसी शाम क्रॉफोर्ड ने दोबारा अपने ब्रोकर को कॉल किया और अपना ऑर्डर डबल कर दिया। टेक्सास गल्फ ट्रायल अप्रैल 1964 में शुरू हुआ। SEC यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक स्ट्रॉन्ग केस बनाकर कोर्ट में अपील की। ट्रायल्स और हियरिंग का एक लंबा सिलसिला चला और फाइनली 1968 में SEC केस जीत गई। कंपनी के ज्यादातर एग्जीक्यूटिव गिल्टी पाए गए। टेक्सास गल्फ स्कैम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बड़ा लेसन बन चुका था। आज इनसाइडर ट्रेडिंग एक बड़ा सीरियस क्राइम माना जाता है। द इम्पैक्टेड फिलोसोफर्स नॉन कम्युनिकेशन एट GE जनरल इलेक्ट्रिक US की 5th बड़ी कंपनी में से एक थी जिसमें 300,000 एम्प्लॉइज थे और सालाना $4 बिलियन इसकी सेल्स थी। इसका हेडक्वार्टर्स लेक्सिंगटन एवेन्यू, न्यूयॉर्क में था। 1960 में GE भी एक बड़े स्कैम में इन्वॉल्व रही थी। कंपनी पर शेरमन लॉ को वायोलेट करने का केस चल रहा था। कुल 29 कंपनीज ऐसी थी और GE इनमें सबसे बड़ी कंपनी थी जिस पर ओवर प्राइसिंग का चार्ज लगा था। पब्लिक यूटिलिटीज के लिए गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मर्स और जनरेटर्स जैसे बड़े और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स खरीदती थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक 5,000,000 वाट टरबाइन जनरेटर जो स्टीम को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, उसकी कीमत $16 मिलियन पड़ती थी। GE वेस्टिंगहाउस और बाकी कंपनीज के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के प्राइस बढ़ा देता था। कुछ प्रोडक्ट $4 मिलियन तक ओवरप्राइस्ड थे। ये स्कैम 1956 से 1959 तक चलता रहा। 3 सालों तक एग्जीक्यूटिव टैक्स पेयर्स के पैसे पर मौज करते रहे। ये भी पता लगा कि एग्जीक्यूटिव अपनी सीक्रेट मीटिंग्स में कंपनीज के लिए कोड नंबर्स यूज करते थे। ये लोग पब्लिक बूथ्स और अपने घरों से एक दूसरे को फ़ोन कॉल करते थे ताकि पकड़े जाने का कोई चांस ना रहे। लेकिन एक एम्प्लॉई ने सबको एक्सपोज कर दिया और स्टेट विटनेस बनने को तैयार हो गया। एंटीट्रस्ट डिवीजन ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की और गिल्टी प्रूव होने पर GE को $500,000 का हाईएस्ट फाइन अमाउंट भरना पड़ा। कंपनी के 11 एग्जीक्यूटिव्स पर चार्ज लगा और उनमें से 3 को जेल की सजा मिली। इसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये थी कि GE और वेस्टिंगहाउस के सारे हायर पोजीशन वाले एग्जीक्यूटिव साफ बचकर निकल गए। दोनों कंपनीज के प्रेसिडेंट और चेयरमैन ने क्लेम किया कि उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जज गाने ने कहा, "One would be most naive to believe that these violations of the law are completely unknown to them. I am convinced that the staffs were torn between conscience and rewards of promotion, comfortable security and large salaries." बेचारे कॉन्विक्टेड एग्जीक्यूटिव्स ने फाइन भरा और जेल की सजा काटी।
जीई का बिजनेस पहले जैसा चलता रहा। जो नुकसान होना था हो गया, लेकिन आम जनता से एक्स्ट्रा लिया गया पैसा कभी वापस नहीं किया गया। दी फ्लक्चुएशन, दी लिटिल क्रैश इन 1962। वॉल स्ट्रीट का एक बड़ा फेमस किस्सा है लेजेंडरी फाउंडर जेपी मॉर्गन और एक यंग ब्रोकर का। तो हुआ ये कि वो यंग ब्रोकर जेपी मॉर्गन के पास पूछने आया था कि स्टॉक मार्केट में अब आगे क्या होगा, जिस पर मॉर्गन ने जवाब दिया कि इट विल फ्लक्चुएट, और जैसा उन्होंने कहा था वही हुआ। स्टॉक मार्केट में रेट तब से अप डाउन चल रहे थे जब से 1611 में वर्ल्ड का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज बना था। मई 1962 में न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में एक हिस्टोरिकल फ्लक्चुएशन हुई जब 3 दिन तक मार्केट क्रैश रही। हिस्टोरियन जोसेफ डे ला वेगा का मानना था कि ट्रेडर्स आर वेरी क्लेवर इन इन्वेंटिंग रीजन्स, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस में अचानक से तेजी मंदी आता है। ये लोग न्यूज़ में ग्राफ्स, एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन पहले ही दे देते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा ये बहुत कुछ इन्वेस्टर्स के मूड पर भी डिपेंड करता है। 1962 का क्रैश 28 मई मंडे शुरू हुआ था जब डो जोन्स ने रिपोर्ट दी थी कि मेजर इंडस्ट्रियल स्टॉक्स घटेंगे, और लंच टाइम तक मास हिस्टीरिया फैलने लगा था। उन दिनों एनवाईएससी में स्टॉक प्राइस शो करने के लिए बड़े बड़े मॉनिटर्स नहीं हुआ करते थे, इसके बजाय टिकट्स या प्रिंट टेप्स यूज की जाती थी। लेकिन इन मशीन्स में एक प्रॉब्लम थी कि ये रैपिड फ्लक्चुएशन को अपडेट नहीं कर पाती थी। सुबह 11 बजे टेप की रिपोर्ट्स पूरे 30 मिनट्स लेट थी। इस डिले की वजह थी कि अचानक से इन्वेस्टर्स की सेलिंग एक्टिविटी तेज हो गई थी। टाइम्स स्क्वायर के मेरिल लिंच में लोगों की भीड़ जुटने लगी थी अपने स्टॉक्स लिक्विडेट कराने के लिए। बैंक की सेंट्रल लोकेशन की वजह से हमेशा यहां स्मॉल टाइम सिक्योरिटी ट्रेडर्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स स्टॉक में अपना पैसा लगाने आते थे, और 30 मिनट की देरी काफी मैटर करती थी। दोपहर के 2 बजे तक टेप ऑलरेडी 1 घंटा पीछे था, और इस डैमेज को ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। ब्रोकर्स कस्टमर्स के कॉल लेने में बिजी थे। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अपने स्टॉक्स अपने पास रखने की अपील की, लेकिन उनमें से बहुत से लोग बात मानने को तैयार ही नहीं थे। रियो डे जनेरो से एक कस्टमर ने टेलीग्राफ भेजा, प्लीज सेल एवरीथिंग इन माई अकाउंट, और मेरिल लिंच के पास कोई चॉइस नहीं थी तो यही किया गया। टेप डिले होने की वजह से ब्रोकर्स सिर्फ इतना ही बता सकते थे कि कस्टमर्स को सेलिंग से कितना मिलेगा। मेरिल लिंच में लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, उनको ट्रेड की रिपोर्ट डिटेल्स चाहिए थी। ये सिंपली एक ऑल स्टॉक डिक्लाइनिंग रैपिडली ऑन एनॉर्मस वॉल्यूम का केस था। सेलर्स में डर और एंजाइटी का माहौल था। ब्लू चिप स्टॉक्स की डिक्लाइन से मार्केट डाउन होती जा रही थी। एटी आईबीएम और स्टैंडर्ड ऑयल स्टॉक के प्राइस नीचे गिर रहे थे, जिससे इन्वेस्टर्स में अजीब सा पैनिक फैल गया था। सिचुएशन कंट्रोल में रखने के लिए ब्रोकर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। एक ब्रोकर याद करता है, मुझे इतना याद है कि मैं बड़ा एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। जिस दिन कोई क्राइसिस होता है उस दिन ऑफिस के करीब 10 से 12 मील चक्कर यूं ही लग जाते हैं। 3.30 पर जब क्लोजिंग बेल बजी तो ऑफिस में सब लोग चीयर करने लगे। हम लोग मार्केट डाउन होने से चीयर नहीं कर रहे थे, बल्कि डे ओवर हो गया था इसलिए कर रहे थे। उस दिन $20 मिलियन तक के स्टॉक का नुकसान हुआ था। एनवाईएससी क्रैश का इफेक्ट मिलान, ब्रुसेल्स, लंदन और ज्यूरिख तक पहुंच गया था, और ये स्ट्रॉम म्यूचुअल फंड्स ने शांत किया। म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स इतनी इजीली लिक्विडेट नहीं कर सकते थे। रूल के हिसाब से उन्हें पहले कुछ स्टॉक्स बेचने पड़ते हैं। मंडे आफ्टरनून में स्टॉक प्राइसेस ऑल टाइम लो थे, लेकिन ट्यूसडे तक सिचुएशन कुछ बेटर होने लगी और थर्सडे आते आते फ्लक्चुएशन साइकिल स्टॉप हो गया। वैसे डो जोन्स का एवरेज 9.40 पॉइंट्स था, लेकिन मंडे मॉर्निंग तक प्राइस थोड़े से हायर हो गए थे। फाइनली म्यूचुअल फंड्स ने ही मार्केट को स्टेबलाइज किया, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टमेंट कंजर्वेटिव टाइप माने जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स ओनर्स को अपने शेयर्स बेचने पड़े, लेकिन उन्होंने भी हाइट ऑफ क्रैश के चक्कर में और ज्यादा शेयर्स खरीद लिए थे। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ने कुछ और लॉ निकाले ताकि शेयर मार्केट रेगुलेट रखी जा सके। हालांकि स्टॉक एक्सचेंज में इस तरह के क्रैश को टाला नहीं जा सकता। इस बारे में हिस्टोरियन डे ला वेगा का कहना था, इट इज फूलिश टू थिंक दैट यू कैन विथड्रॉ फ्रॉम द एक्सचेंज आफ्टर यू हैव टेस्टेड द स्वीटनेस ऑफ द हनी, द फेट ऑफ द एडसेल, अ कॉशनरी टेल।
1957 में फोर्ड मोटर्स ने एडसेल कार निकाली थी, लेकिन ये एक मेजर फ्लॉप साबित हुई। टाइम्स मैगजीन ने इस बारे में कहा, द एडसेल वाज अ क्लासिक केस ऑफ द रोंग कार फॉर द रोंग मार्केट एट द रोंग टाइम। 1955 का टाइम ऑटोमोबाइल का साल था। यूएस जनरल मोटर्स ने 7 मिलियन से ज्यादा कारें बेची थी, जिसका कॉमन स्टॉक $325 के करीब था। फोर्ड एक न्यू मीडियम क्रिएट करना चाहता था, प्राइस्ड मॉडल। उन दिनों अमेरिकन कार लॉन्ग, वाइड और लो होती थी, जिनके इंजन बड़े पावरफुल थे। इनमें कुछ गैजेट्स भी होते थे और क्रोम कलर का एक्सटीरियर था। फोर्ड ने अपनी गाड़ी एडसेल के प्रमोशन के लिए बहुत प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट किया, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी ये न्यू कार मार्केट में धूम मचा देगी। उम्मीद की जा रही थी कि रिलीज के फर्स्ट ईयर में ही 200,000 यूनिट्स तक बिक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 साल बाद 109,466 एडसेल गाड़ियां की बिक पाई थी, और उन्हें भी ज्यादातर फोर्ड के एग्जीक्यूटिव, डीलर्स और सेल्समैन ने ही खरीदा था। कंपनी को एडसेल से करीब $350 मिलियन का घाटा हुआ था। फोर्ड ने कार की प्रोडक्शन रुकवा दी थी। लेकिन यह सब हुआ कैसे? इतनी बड़ी कंपनी ऐसे मिस्टेक भला कैसे कर सकती थी? 1948 में फोर्ड के पास बस एक ही मीडियम प्राइस वाली कार थी, जो थी मर्करी। लो इनकम वाले शेवरलोटस, प्लायमाउथ और फोर्ड्स खरीदते थे, लेकिन उनकी एनुअल इनकम $5,000 होते ही ये लोग मीडियम प्राइस गाड़ी ले लेते थे। जिनके पास लो प्राइस फोर्ड्स थी, वो मीडियम प्राइस वाली मर्करी नहीं खरीदते थे। इसके बदले लोग अपनी फोर्ड्स कार के एक्सचेंज में जनरल मोटर्स की गाड़ियां जैसे पोंटिएक या बुइक खरीदते थे। इस बारे में फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट का कहना था कि वी हैव बीन ग्रोइंग कस्टमर्स फॉर जनरल मोटर्स। एडसेल का नाम और डिजाइन उस टाइम के पॉपुलर और कन्वेंशनल फैशन के हिसाब से बनना था, लेकिन इसके बजाय एडसेल का नाम हेनरी फोर्ड के इकलौते बेटे के नाम पर रखा गया था। और उस टाइम के कार डिजाइन के बदले फोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। रॉय ब्राउन, एडसेल की डिजाइन के इंचार्ज, ने कहा, हमारा गोल था कि हम एक ऐसी कार बनाएं जो इतनी यूनिक हो कि 19 दूसरी डिजाइन की कारों के बीच अलग से नजर आए। जिस दिन एडसेल की रिलीज थी, इसके डिवीजन मैनेजर रिचर्ड क्रफे ने कहा कि एडसेल का डिजाइन औरों से हटके है और बाहर से देखने पर गाड़ी फ्रंट, रियर और साइड से एकदम पहचानी जा सकती थी। और इसका इंटीरियर द एपिटोम ऑफ पुश बटन एरा था। एडसेल अच्छी चल सकती थी अगर इसे कुछ साल बाद रिलीज किया जाता, जब छोटी और लेस पावरफुल कॉम्पैक्ट कार ट्रेंड में आई। टाइम्स मैगजीन के हिसाब से एडसेल एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, द लिमिटेशन ऑफ मार्केट रिसर्च with its depth interviews and motivational mumbo jumbo। कुल मिलाकर एडसेल डिजाइनर्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जो उन्हें चाहिए था, ना कि पब्लिक को डोट। और ऊपर से इनमें से कई गाड़ियां तो डिफेक्टिव भी थी। एक आदमी हडसन रिवर के पास एक बार में गया, उसने डबल शॉट का ऑर्डर दिया ही था कि बाहर खड़ी उसकी ब्रांड न्यू एडसेल की डैशबोर्ड में आग लग गई। और भी बहुत सारे लोगों ने गाड़ी की कंप्लेंट की थी, जैसे ऑयल लीक्स, स्टिकिंग हुड्स, फॉल्टी एक्सेसरीज, इंफीरियर शीट मेटल और घटिया पेंट। लेकिन एडसेल के फेल होने से कंपनी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके बाकी मॉडल्स फाल्कन, कॉमेट और मस्टंग वगैरह का मार्केट में अच्छा रिव्यू था। फोर्ड ने जल्दी ही अपने सारे नुकसान की भरपाई कर ली। हालांकि कंपनी के स्टॉक प्राइस ड्रॉप हो गए थे, लेकिन 2 साल बाद सब ठीक हो गया। एडसेल के एग्जीक्यूटिव और क्रिएटर्स तो कंपनी में बने रहे, लेकिन बाकी के व्हाइट कॉलर वर्कर्स 1957 से लेकर 1958 तक लगातार निकाले जाते रहे। कई और लोगों को भी काफी नुकसान हुआ, कई डीलर्स बैंकरप्ट हो गए थे। कंक्लूजन। इस बुक समरी में हमने आपको 1962 के फ्लक्चुएशन और स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में बताया। ट्रेडर्स की बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी से मार्केट में फ्लक्चुएशंस क्रिएट होती है। स्टॉक मार्केट में क्रैश को अवॉइड करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक स्टॉक मार्केट में रिस्क टेकर्स और गैम्बलर्स है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन भी इम्पोर्टेंट है। आपने फोर्ड मोटर्स और उनके फेल्ड प्रोडक्ट एडसेल के बारे में जाना। किसी भी बिजनेस में ये बात समझना जरूरी है कि वही प्रोडक्ट बनाओ जो मार्केट चाहती है। एंटरप्रेन्योर्स अपनी मर्जी का कुछ भी कस्टमर्स पर नहीं थोप सकते हैं। आपने यहाँ टेक्सास गल्फ सल्फर के इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैम के बारे में भी जाना। आपको हमने जनरल इलेक्ट्रिक के ओवर प्राइस स्कैम के बारे में भी बताया।
इनसाइडर ट्रेडिंग और प्राइस फिक्सिंग दोनों ही सीरियस कॉर्पोरेट क्राइम है। फाइनली आपको हमने ज़ेरोक्स की सक्सेस स्टोरी बताई। एक विनिंग प्रोडक्ट से ज़्यादा ज़ेरोक्स को सक्सेस में उनकी सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हाथ है। ज़ेरोक्स का एक पर्पज है जो उनके प्रॉफिट सेंस और इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बड़ा है, और यही वजह है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस जर्नी आज भी कंटिन्यू है।